Okay, so hello and welcome everyone. Welcome to the lecture number 3 of periodic table, and you're watching the YouTube channel Chemistry Authors पाठशाला by IITians. तो अभी तक मैंने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर दिया है. ऑल्सो इन दोज लेक्चर आई हैड टेकन अप द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड बाय यू गाइज. तो प्लीज़ इफ़ यू हैवंट वॉच लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 येट, प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो एंड वॉच दैम एज सून एज पॉसिबल. एंड नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3. तो बेसिकली आज लेक्चर नंबर 3 में बेसिकली क्या होगा, आज हम लेक्चर नंबर 3 में अभी तक हमने जो भी ट्रेंड्स पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में फॉर पीरियड्स एंड ग्रुप्स जो जनरली अप्लाई होती हैं, उसके ऊपर भी हम थोड़ा ज़्यादा उसको डिटेल में करने जा रहे हैं अलॉन्ग विद द डिफरेंट इफेक्ट्स जो एप्लीकेबल होते हैं फॉर अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स, जिसको आप बोल देते हो कि यार ये तो एक्सेप्शन है. तो उनमें से ही कुछ इफेक्ट्स को हम आज के लेक्चर में लेने वाले हैं, तो प्लीज़ बने रहिए एंड तक. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा जो फर्स्ट इफेक्ट है दैट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट. ओके, सो फर्स्ट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. एक्चुअली होता क्या है पेनिट्रेशन इफेक्ट? देखो, पेनिट्रेशन इफेक्ट को आई विल एक्सप्लेन, बट लेट्स फर्स्ट सी द डेफिनेशन ऑफ इट. The ability of an electron to get close to the nucleus is called penetration effect. It describes the proximity to which an electron can approach the nucleus. And it is defined by an electron's relative density or the probability density near the nucleus of an atom. अब यार बहुत होगी डेफिनेशन, लेट्स कम टू द पार्ट कि होता क्या है. तो जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ क्या लिखा है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गेट क्लोज टू द न्यूक्लियस. उसी को हम पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं. तो यार बट हम पेनिट्रेशन इफेक्ट को विजुअलाइज कैसे करें? तो पेनिट्रेशन इफेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए आप एक सिंपल सा चीज़ आप उस तरह से सोच सकते हैं कि आपने वो देखा होगा रेडिएशन. हमें पता है कि रेडिएशन जो आपके जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशंस होती हैं, मैं आप लोगों के लिए ईजी होगा विजुअलाइज करना. सो आई एम कंसिडरिंग एक्स रेज. तो अगर आप एक्स रेज का जो यू गो फॉर द एक्सरे, वो हड्डी टूट गई एंड ऑल दैट, आपके बोन ब्रेक हो गया या फ्रैक्चर हो गया, तो यू गेट एक्सरे स्कैन ऑफ इट. तो उसमें होता क्या है कि आपका जो एक्सरेज है वो आपके बॉडी के स्किन को भी पेनेट्रेट कर जाता है एंड इवेंचुअली वो आपके बोन को रीच करता है. इट पेनेट्रेट्स, बट वो बोन के जो पिक्चर्स हैं तभी वो हमें दे पाती हैं बिकॉज इट हैज़ पेनेट्रेटेड आवर स्किन के भी बहुत नीचे जाके वो बोन्स को एग्जैक्टली लोकेट करके उनके पिक्चर्स को हमें दिखाता है. तो एक्सरेज आर पेनेट्रेटिंग, मतलब एक्सरेज आर पेनेट्रेटिंग आर स्किन, मतलब एक्सरेज आर गेटिंग वेरी वेरी क्लोज टू द बोन्स बाय गोइंग थ्रू द स्किन. मतलब एक्सरेज आर ओवर हियर पेनेट्रेटिंग, राइट. वैसे ही जैसे आपके गामा रेज और भी हायर रेज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब इवन मेटल सर्फेसिस को भी बहुत ज़्यादा पेनेट्रेट कर जाते हैं. तो यही एक्चुअली होता है पेनिट्रेशन बहुत जगहों पे अप्लाई होता है. तो यहाँ पे ये एक वे है, दिस इज़ वन एनालॉजी टू विजुअलाइज कि पेनिट्रेशन एक्चुअली होता क्या है. तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपका जो न्यूक्लियस है, आई विल शो यू. यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियस है, राइट, यहाँ पे आपका जो ये न्यूक्लियस है इसके अराउंड ये आपका इस तरह से ऑर्बिट्स हैं. यस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, राइट. इस तरह से है आपका. तो इफ़ आई कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन रैंडमली, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करो ब्लू कलर में और एक मैं फॉर इंस्टेंस पिंक कलर ले रही हूँ फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है. अब मुझे क्लियरली बताना, हाँ, आपका जो ब्लू कलर वाला इलेक्ट्रॉन है और जो रेड कलर वाला पिंक कलर वाला इलेक्ट्रॉन है, उसमें से कौन न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास है, कौन ज़्यादा पेनिट्रेट कर पा रहा है न्यूक्लियस के पास? ऑफ कोर्स द ईजीएस्ट आंसर, ऑब्वियस आंसर इज़ कि जो आपका ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के, यानी वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर पा रहा है न्यूक्लियस को. यानी एक्चुअली आपका जो न्यूक्लियस का जो भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो न्यूक्लियस का जो भी अट्रैक्शन होगा वो इसके पास वाला जो भी शेल होगा ना, जो भी आपका ऑर्बिट है, जैसे ये पहला ऑर्बिट जो है ये न्यूक्लियस के सबसे करीब है,
तो फर्स्ट ऑर्बिट के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा न्यूक्लियर के अट्रैक्शन का। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपका जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा अट्रैक्शन या ज़्यादा इन्फ्लुएंस फेस करेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इसका पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पिंक वाला जो दूर है, तो इसका पेनिट्रेशन कम होगा एज़ कम्पेयर टू द ब्लू वाला। तो आई होप ये चीज़ आपको एकदम क्लियर है। यस, तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक्चुअली इट इज़ डिफाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नियर द न्यूक्लियस। अगेन सेम चीज़, यार ये ज़्यादा पास है ब्लू वाला तो इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस है, क्लियर है यार ये तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑल्सो ऑफ हियर, जैसे अगर मैं n इक्वल्स टू 2 लेती हूँ, फॉर इंस्टेंस दिस n इक्वल टू 2, तो हमने पहले ही पिछले लेक्चर्स में देखा हुआ है कि n इक्वल टू 2 पे आपके 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है वो किसका ज़्यादा होगा? लॉजिकली सोचो यार, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा? आपका 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, बट सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलिंग अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले आपका जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा वो s से स्टार्ट होगा, उसके बाद p पे जाएगा, उसके बाद d पे जाएगा, उसके बाद f पे जाएगा। तो s जो है सबसे ज़्यादा क्लोज है टू द न्यूक्लियस, क्योंकि मैंने आपको समझाया था द इलेक्ट्रॉन फिलिंग हैपन्स फर्स्ट फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी लेवल पे जौन सा भी ऑर्बिटल है। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पे आपका सबशेल कौन सा है? s है। तो s पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, उसके बाद p पे जाएगा, उसके बाद d पे जाएगा। तो यहाँ पे s इज मोस्ट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, यानी कि s का पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू p, एज कम्पेयर टू d, एज कम्पेयर टू f। क्लियर है? एंड इसका मतलब ये भी है कि s का जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो ज़्यादा होगा नियर द न्यूक्लियस दैन 2p इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? यस, चलो यस, नेक्स्ट चीज़ क्या है? यस, नेक्स्ट चीज़ क्या है आपका? ये डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है कि यार s है, p है, d है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या है। ऑल्सो ये डिपेंड करता है आपका टाइप क्या है शेल का, सब शेल का जो टाइप क्या है। यू नो, फॉर इंस्टेंस जब हम n इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो 2s इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है नियर द न्यूक्लियस दैन अ 2p इलेक्ट्रॉन। ये तो मैं पता है, मतलब ये तो एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? फॉर द सेम वैल्यू ऑफ सब शेल, ओ सॉरी शेल, या ये हम पहले हम जो बात कर रहे थे वो था कि अगर आपका डिफरेंट शेल्स आ गए हैं, है ना, उसके केस में कैसे होगा आपका पेनिट्रेटिंग पावर। बट इफ़ वी सी कि आपका जब सेम वैल्यू होगा शेल का, मतलब शेल का वैल्यू सेम है, फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 2 कंसिडर किया है, तो n इक्वल टू 2 कंसिडर किया हमने, n को देखो, मैंने आपको क्या बोला कि जैसे जैसे आपके शेल्स डिफरेंट होंगे, जैसे ये फर्स्ट वाला आपका n इक्वल टू 1 है, ये आपका n इक्वल्स टू 2 है, तो n इक्वल टू 1 ये जो पहला ऑर्बिट है इसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगा n इक्वल टू 2 वाले ऑर्बिट से। बट अगर हम मान लें कि यार नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका शेल का वैल्यू सेम है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट को ही कंसिडर कर लो, तो उसमें किसके बेसिस पे आप डिफ़र करोगे पेनिट्रेशन इफेक्ट को कि आपका सबशेल का टाइप कौन सा है। s ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू p, एज़ कम्पेयर टू d, एज़ कम्पेयर टू f। ये मैंने आपको समझा दिया ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या दिया? अब वही है, अब अगर आप मान लो कि ऑर्बिट्स डिफ़र कर रहे हैं, मतलब अब डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, तो अगर डिफरेंट ऑर्बिट्स होंगे तो पेनिट्रेटिंग पावर यही वाला ट्रेंड फॉलो करेगा ना। अभी कौन सा ट्रेंड फॉलो करेगा? देखो, इन द फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको समझाया था अबाउट द ऑफबर प्रिंसिपल। ऑफबर प्रिंसिपल स्टेट करता है कि एनर्जी फिलिंग जो है आपका लोएस्ट एनर्जी लेवल पे पहले फिल होता है, देन इट गोज़ टू द हायर एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि ऑब्वियसली जो पहले फिल होंगे इवेंचुअली बाहर की तरफ जाएंगे एज वी गो टू द हायर एनर्जी लेवल्स। द हायर एनर्जी लेवल्स आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट लेस होगा एज कम्पेयर टू द ऑर्बिटल्स विच आर क्लोज टू द न्यूक्लियस। क्लियर 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 क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर हो गया तभी आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। ओके, यस।
सो ऑल्सो वट हैपन्स इज पेनिट्रेशन इफेक्ट का एक्चुअल एप्लीकेशन कैसे आता है वो भी हम समझ लेते हैं. सो आप इन जनरल देखोगे द इलेक्ट्रॉन्स विच एक्सपीरियंस ग्रेटर पेनिट्रेशन, जिनकी पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होती है, राइट, उनका स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा. ऑफ कोर्स उनका लेस शील्डिंग होगा. अभी शील्डिंग क्या है आई एक्सप्लेन, बट अभी के लिए जस्ट आप सुन लो. देयरफॉर दे एक्सपीरियंस अ लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ऑब्वियसली अगर आपका पेनिट्रेशन ज़्यादा है, आप ज़्यादा करीब है न्यूक्लियस के, आपका शील्डिंग कम है, तो ये ज़्यादा इनका जो जेड इफेक्टिव फेस करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स वो भी ज़्यादा होगा. बट एट द सेम टाइम ये इनकी करीबियाँ बढ़ रही है न्यूक्लियस से, तो ये दूसरों को न्यूक्लियस के पास नहीं आने देंगे. फॉर इंस्टेंस मैं आपको शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा इजी में मैं समझा देती हूँ. फॉर इंस्टेंस ये आपका न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इस तरह से अगर आपके ऑर्बिट्स हैं, अगेन द सेम एनालॉजी, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन मान लिया, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब हो रही है बट एनीवे नॉट दैट बैड. यस, तो यहाँ पे अगर आप ये वाला देखो, आपका जो पिंक कलर का इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा करीब है न्यूक्लियस के, यानी जो पिंक कलर का इलेक्ट्रॉन है इसकी करीबियाँ ज़्यादा है न्यूक्लियस के. एज अ रिज़ल्ट ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब जा रहा है, तो इसका आउटर शेल में जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पाने के लिए, न्यूक्लियस का अटेंशन पाने के लिए बेकरार है, वो उनको उनके न्यूक्लियस के पास तक जाने नहीं देगा. मतलब ये पिंक इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा, मतलब इसका अट्रैक्शन ज़्यादा है. ये पिंक वाला इलेक्ट्रॉन आप हैं जिसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रश है न्यूक्लियस के ऊपर, और ये जो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है ये आपके क्रश का पोटेंशियल वो है, यू अंडरस्टैंड, यू नो, ये आपका कॉम्पिटिटर है, ये भी आपके क्रश का अटेंशन चाहता है. बट ये जो पिंक वाला है ये आप हैं. एवरीवन कैन रिलेट टू दिस. तो आप ज़्यादा अट्रैक्टेड है, यू फील मीन्स यू आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स द क्रश, और वो क्रश क्या है, न्यूक्लियस है. तो आप ऑब्वियसली किसी और कॉम्पिटिटर को अपने क्रश के पास जाने तो नहीं दोगे, उसको दूर रखोगे, उसको शील्ड करोगे कि भाई तू हट जा, मेरा रास्ता खाली कर, तू मेरे रास्ते में क्या कहते हैं, तू मेरे रास्ते में कांटा बन रहा है, तू मेरा रास्ता खाली कर. वो जो है ना क्रश वो मेरी है, शी इज़ माइन. ऑब्वियसली उसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव मोड आएगा आपके, आप उस दूसरे कॉम्पिटिटर्स को शील्ड करोगे. जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी आपके साथ compete कर रहे हैं, किसके लिए, फॉर द अट्रैक्शन और फॉर द अटेंशन फ्रॉम द क्रश, एंड द क्रश इज हियर न्यूक्लियस. तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में compete कर रहे हैं फॉर द अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस. वो भी न्यूक्लियस का जो है अटेंशन चाहते हैं, बट क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स इसके ज़्यादा करीब है वो इन्हें दूसरों की तरफ अटेंशन देने नहीं देंगे. तो इवेंचुअली ये जो इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, जो वो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के पास जाने नहीं देते, ये शील्ड कर देते हैं. इनकी ज़्यादा पेनिट्रेशन की वजह से ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर देते हैं. उसी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं. ये आपके नेक्स्ट स्लाइड में भी मैं समझा दूंगी, बट आई होप आपको ये समझ आया है. मूविंग अहेड, लेट्स, या मैंने जो आपको वो शील्डिंग इफेक्ट समझाया, जो क्रश वाला एंड आपका कॉम्पिटिटर वाला एग्जांपल है कि आपको जो समझाया, वो फिनोमेना को ही हम एक्चुअली शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब मैंने आपको जो समझाया ना बेसिकली ऑन द लास्ट स्लाइड, दैट इज़ ऑल रिलेटेड विद द शील्डिंग इफेक्ट. उसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल देते हैं कि उसको स्क्रीन कर दे रहा है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को स्क्रीन कर रहे हो, उनको दूर भगा रहे हो, उनसे आपकी क्रश को आप एक स्क्रीन की तरह हो, आप उन कॉम्पिटिटर्स को आपके क्रश के पास पहुंचने नहीं दे रहे हो. सो दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो आपका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक्चुअली कौन कौन से फोर्सेस फेस करता है. तो जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन कौन से फोर्सेस फेस करता है. वन फोर्स इज अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस. ऑब्वियसली देयर इज अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस. सेकेंड इज रिपल्शन फ्रॉम द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स. यस, जो मैंने आपको समझाया कि रिपल्शन फ्रॉम द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स.
अब ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स का हो जाता है. किस तरह से कि इनर शेल मतलब जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये आउटर इलेक्ट्रॉन, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज अ टेस्ट इलेक्ट्रॉन. ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन हमने लिया है टू टेस्ट कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस ये फेस कर रहा है. एक ये फेस कर रहा है अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, और एक ये फेस कर रहा है अपने ही भाई लोग, अपने जो इसके भाई है, मतलब अपने जो इसके सेम ग्रुप में, मतलब ग्रुप मतलब आई वांट टू से इसके जो सेम इलेक्ट्रॉन्स है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द सेम क्या कहते हैं, इन द सेम शेल ऑल्सो. जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके जो सेम शेल में जौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे भी इसका एक टाइप ऑफ रिपल्शन हो रहा है. ऑल्सो जो इलेक्ट्रॉन्स इसके आगे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब न्यूक्लियस और आउटर शेल के बीच में जो शेल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स भी इसको रिपेल करें. इन द सेंस ये जो आपका आउटर इलेक्ट्रॉन हमने कंसिडर किया है, इट इज़ फेसिंग रिपल्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स विद इन इट्स सेम शेल, ऑल्सो फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर शेल्स. यार ऑब्वियसली मैं आपको समझाती हूँ, ये होता है कॉन्सेप्ट, जैसे स्पेशली ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है फॉर कॉलेजेस. कॉलेज में आपको एक मतलब इन द सेंस वाई एम टॉकिंग स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वो इस तरह से होता है ना, इट्स रियली फनी. वो इस तरह से होता है क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लड़कियां बहुत कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. द सिचुएशन इज़ इवन बैड एट IITs, आई कैन टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस. तो फॉर इंस्टेंस लड़कों के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ कि आपको कोई लड़की पसंद आई, पहली नज़र में आपने किसी लड़की को देखा, तो व्हाट विल बी हैपनिंग कि अगर इवन इफ़ यू फील लाइक कि यू नो रीचिंग आउट टू दैट पर्सन, कि यू नो यू वांट टू टेल दैट पर्सन दैट यू रियली लाइक दैट एंड लाइक हर एंड यू रियली वांट टू रीच आउट टू हर एंड टॉक टू हर, आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते हो. आपको बहुत सारे फोर्सेस झेलने होंगे ऑन अ डेली बेसिस. और वो फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक तो आपको उस लड़की से हो रहा है अट्रैक्शन, मतलब इसके केस में कैसे हो रहा है, यहाँ से रिलेट करो. आउटर इलेक्ट्रॉन इज फेसिंग अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ऑफकोर्स अट्रैक्शन फेस कर रहा है. ऑल्सो अब यार आपकी नज़र पड़ी उस लड़की पे, नाउ इमेजिन एक तो आपके बैचमेट्स की भी नज़र पड़ी होगी उस लड़की पे, तो आपको रिपल्शन मिलेगा, आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा अपने बैचमेट्स से भी. इस केस में बैचमेट्स कौन से हैं? द सेम शेल इलेक्ट्रॉन जो उसी से शेल में है एज दिस टेस्ट इलेक्ट्रॉन. ऑल्सो आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपसे पहले कॉलेज में आए हैं, यानी जो ये शेल है जो इस आउटर शेल से पहले आया है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें जो आपके सीनियर्स हैं, उनकी नज़र तो उस लड़की पे वो पहले ही पड़ी होगी. तो यू आर जस्ट, अब आप सोचो कि आपके ऊपर कितने सारे प्रेशर्स हैं यार, भाई साहब बहुत प्रेशर होता है. सो यू कैन आई गेस रिलेट कि जो आपका आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन होगा उसको कौन कौन से फोर्सेस फेस करने होंगे. यस, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू गाइस. यस, यही चीज़ मैंने आपको समझाया है. दिस इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट, यही हमारा इंटरेस्ट का इलेक्ट्रॉन है. मतलब ये आप हैं, सेंटर पे आपकी क्रश है, मतलब द न्यूक्लियस. एंड मैंने आपको समझा दिया इसके ऊपर हाउ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स या इनर इलेक्ट्रॉन्स कैन शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज. ये मैंने आपको समझा दिया. यस, सो नाउ लेट्स कम टू द मैग्नीट्यूड ऑफ शील्ड इफेक्ट. क्योंकि शील्ड इफेक्ट हमने एक जस्ट कॉन्सेप्ट समझा है, अब हमें इसको क्वांटिफाई भी तो करना है ना, क्योंकि हर शेल का डिफरेंट शील्डिंग पावर होगा. जो शेल ज़्यादा दूर है, मतलब इट डिपेंड्स फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारी फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करता है. तो शील्ड इफेक्ट सेम नहीं रहता है हर शेल के लिए, इट डिफर्स. तो जो आपका शील्डिंग होता है, शील्डिंग कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं S से. एंड इसको फाइंड करने के लिए वी नॉर्मली यूज़ द स्लेटर्स रूल, जो कि हम बहुत ही जल्दी डिस्कस करने वाले हैं. बट बिफोर दैट थोड़े से टर्म्स पहले अंडरस्टैंड कर लो, सो इट्स ईजी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड जब मैं बाद में आपको ये बताऊँ. Z इफेक्टिव क्या होता है? इट इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. और वो एक्चुअली हम जो Z इफेक्टिव की बात करते हैं ना, अब आप मेरे से पूछो कि मैम Z इफेक्टिव क्यों बोलते हैं, अपन इसको Z भी बोल सकते हैं. यार बोलने के लिए तो कुछ भी बोल लो, बट द थिंग इज़ वाई वी सेड इट इज़ Z इफेक्टिव, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब इफेक्टिव इन द सेंस हमने सभी फोर्सेस को अकाउंट में करके इवेंचुअली जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है उसको हमने Z इफेक्टिव बोला है. सो बेसिकली Z इज़ एन एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग कांस्टेंट, इसे हम बोलते हैं आपका Z इफेक्टिव.
यस, जेड मैंने आपको बता दिया, जेड इज़ द एटॉमिक नंबर, और एक्चुअली एटॉमिक नंबर कहना सही नहीं है, मतलब द थिंग इज जेड इज़ एक्चुअली, मतलब साइंटिफिकली सही, जेड इज़ एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ, हाँ वैसे एटॉमिक नंबर ही है, इट्स एक्चुअली एटॉमिक नंबर ओनली, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्चुअली, एंड एस इज शील्डिंग कांस्टेंट, मैंने आपको बता दिया क्या। तो अब ये जो इसका हमने जो, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये इवेंचुअली जो हमारा आता है जेड इफेक्टिव वेरिएशन और जेड इफेक्टिव का जो फॉर्मूला, ये आया कैसे, उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, आई विल नॉट टेक मच टाइम, मैं बहुत जल्दी आई विल वॉक यू थ्रू इट। तो बेसिकली ये अट्रैक्शन के लिए, आई होप आप सब ने वो कूलम्स लॉ पढ़ा होगा। कूलम्स लॉ इज़ यूज्ड फॉर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। आपने पढ़ा होगा ना, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए जो आपका अट्रैक्शन रिपल्शन के लिए हम लॉ यूज़ करते हैं, दैट इज़ कूलम्स लॉ। तो उसमें क्या होता है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आपका Q1 Q2 आर जस्ट चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस के ऊपर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो यार न्यूक्लियस का चार्ज जितना, मतलब दो पार्टिकल्स का चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। क्या इस केस में क्या है कि न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो उतना इफेक्टिवली खींच सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ऑब्वियसली ज़्यादा दूर होगा तो इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस विल डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी प्रोसीड। हमने ये बेसिकली हमने ये चीज़ ले ली है। यहाँ पे E इज़ यूज्ड, E इज़ इलेक्ट्रॉन बेसिकली, एंड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का वो जो चार्ज है वो तो सेम है ना, मतलब चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन, तो वो इसलिए E लिया हुआ है बिकॉज बोथ द पार्टिकल्स Q1 Q2 E ही है एक्चुअली। R is the radius or the distance between the nucleus or the proton and the electron. ठीक है, Z is the proton or the nuclear charge. Okay, so now अगर आप यहाँ देखो, penetration and shielding effect results in an effective force. Obviously जैसे हमने Z effective किया है वैसे ही force भी अब एक force effective बोलेंगे हम, which holds the outer electrons to the atom. तो हमने F को रिप्लेस किया F इफेक्टिव से एंड वी गॉट दिस फॉर्मूला। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। यस, नाउ कम्स Z इफेक्टिव वेरिएशन इन अ पीरियड, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे Z इफेक्टिव वेरिएशन इन अ ग्रुप। यस, तो पहले स्टार्ट करते हैं Z इफेक्टिव वेरिएशन इन अ पीरियड। तो देखो Z इफेक्टिव वेरिएशन मैंने आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर मैंने आपको समझाया था इन लेक्चर नंबर 2 कि एक्चुअली Z इफेक्टिव वेरिएशन कैसा होता है पीरियड में। तो वो हमने एक एटॉमिक रेडियस के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था। अब हम इसको एक ज़्यादा डीपर लेवल पे, एक ज़्यादा एटॉमिक लेवल पे पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लीज़ बी वेरी वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्लीज़ लिसन टू दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर। ओके, सो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, देखो तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है किसी भी एटम का, मैंने आपको बताया था दैट इंक्रीजेस जैसे जैसे आपका प्रोटॉन्स बढ़ता है। यस, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है। प्रोटॉन्स के बढ़ने की वजह से आपका न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका शील्डिंग कांस्टेंट भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली जब अट्रैक्शन बढ़ रहा है इट इज़ एबल टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ एंड देर विल बी एन इंक्रीज ऑफ शील्डिंग, मतलब जो आपका शील्डिंग कांस्टेंट है ना उसका भी इंक्रीज होगा। ये हम बात आगे भी देखेंगे। सो देयर इज अ इंक्रीज इन शील्डिंग कांस्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे इन अ रेडियस, आपका जो Z इफेक्टिव है वो इंक्रीज होता है, आपका Z बढ़ रहा है, इफेक्ट आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, साथ में आपका शील्डिंग भी तो बढ़ेगा। क्योंकि आप देखो ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब इंक्रीज कर रहा है इन द सेम शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं इन द सेम शेल, तो आपका S जो शील्डिंग कांस्टेंट है वो भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे उसी से हमारा Z इफेक्टिव आ रहा है। नाउ अब क्या बोल रहे हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन अ पीरियड, यानी कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं
आपका n है सेम, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे r इज़ अज्यूमिंग टू बी कांस्टेंट, या मतलब r का चेंज आप मान लो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, अभी जस्ट अज्यूम कर लो। तो ऑब्वियसली वी कैन से फ्रॉम हेयर कि योर एफ इफेक्टिव इज इंक्रीजिंग। यस, नाउ दैट इज़ द रीज़न कि हम लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज करता है, एंड इट होल्ड्स द आउटर इलेक्ट्रॉन क्लोजर एंड टाइटर टू द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से देयर इज अ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक्चुअली इफेक्टिवली ऐसा क्यों होता है। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए मैम कि जेड इफेक्टिव में जेड माइनस एस होता है, आप बोल रही हो कि शील्डिंग कांस्टेंट बढ़ रहा है, जेड भी बढ़ रहा है, तो फिर जेड इफेक्टिव बढ़ कैसे रहा है? तो यार जेड इफेक्टिव बढ़ इसीलिए रहा है क्योंकि आई अंडरस्टैंड आपका यहाँ पे जेड भी बढ़ रहा है, एस भी बढ़ रहा है, बट द थिंग इज इंक्रीज ऑफ जेड इज मोर एज कंपेयर टू इंक्रीज इन एस। शील्डिंग का इंक्रीज से ज़्यादा एटॉमिक नंबर का इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपका इफेक्टिवली ये एक पॉजिटिव वैल्यू आता है एंड बढ़ता है एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? यहाँ पे ऑर्डर भी गिवन है। नेक्स्ट कम्स टू जेड इफेक्टिव वेरिएशन इन अ ग्रुप। ये भी मैंने लेक्चर नंबर 1 में समझाया था, बट नाउ लेट्स सी इट फ्रॉम अ शील्डिंग परस्पेक्टिव। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल, जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट क्या दिया है, हाँ यस, तो जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं इन अ पीरियोडिक टेबल इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, so yes, so as we go from top to bottom in a group, what happens is आपका z इंक्रीज होता है एंड साथ में ऑब्वियसली आपका शील्डिंग कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली ना, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो आपका, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो आपका प्रोटॉन नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, साथ में शील्डिंग कांस्टेंट भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है ऑब्वियसली, तो शील्डिंग भी बढ़ेगा। नाउ द थिंग इज इस केस में अब आप बोलोगे इस केस में फिर आपका जेड इफेक्टिव डिक्रीज कैसे कर रहा है एज वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जेड इफेक्टिव यहाँ डिक्रीज इसीलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एटॉमिक साइज में इंक्रीज है, जो मतलब आपका एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर जेड है, वो इंक्रीज कर रहा है, साथ में एस भी इंक्रीज कर रहा है, बट शील्डिंग का इंक्रीज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एटॉमिक नंबर का इंक्रीज। नाउ क्यों? द रीज़न बीइंग कि आप जब नीचे जाते हो ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दिखाया था, आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ पिक्चर में, आपको विजुअलाइज हो जाएगा। ये जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो आप देख सकते हो कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसका और न्यूक्लियस के बीच में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया एज वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस इज़ द रीज़न कि शील्डिंग ज़्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दैट इज़ द रीज़न कि आपका जेड इफेक्टिव इफेक्टिवली घटता है। क्लियर है? तो यार दिस इज़ अ समरी, ये मैंने पहले ही लेक्चर में समझा दिया था, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगैन, बट यू कैन रेफर इट फॉर योर रेफरेंस। एंड ऑल्सो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ऑल द रेफरेंसेज कैन बी फाउंड इन द अल्टीमेट गाइड टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मैं आपको एंड पे भी दिखा दूंगी। दिस इज आवर बुक विच वी हैव कंपाइल्ड। ओके, यस, नेक्स्ट कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट बाय स्लेटर्स रूल। तो अभी तक हमने जो हमने अभी तक पढ़ा वो ये था कि हम एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से जो समझ रहे हैं कि एस कैसे इफेक्ट करता है, जो आपका शील्डिंग कांस्टेंट है वो किस तरह से इफेक्ट करता है सारे इंट्रैक्शंस को। बट हमें अब ये समझना होगा कि शील्डिंग कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग स्लेटर्स रूल। एंड माइंडेड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एंड ये ईजी भी है बहुत, तो यू शुड नॉट लूज मार्क्स ऑन दिस तो इसके भाई साहब पहले कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आप एक बार समझ लोगे तो लाइफ आसान हो जाएगी। The first rule is for ns and np orbital electrons. पहला रूल किसके लिए? माइंडेड। पहला रूल है ns और np ऑर्बिटल्स, मतलब एक्चुअली s और p ऑर्बिटल के लिए है बॉस ये रूल। तो s और p इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन सा रूल है?
वैसे मैंने आपके लिए डायग्रामेटिकली भी दे दिया है, मैं इसको समझाऊंगी, बट पहले यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सबसे पहले जब भी आपका क्वेश्चन दिया हो, ये एक अप्रोच है. दिस इज द अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. सी मैनी ऑफ यू हैड आस्क्ड मी थ्रू मेल्स एंड मैनी ऑफ यू हैव ऑल्सो कॉमेंटेड इन द कॉमेंट बॉक्स इन माई प्रीवियस लेक्चर्स कि मैम आप क्वेश्चंस लो थोड़े से. तो इस लेक्चर में मैंने थोड़े से क्वेश्चंस भी लिए हैं, बट एक्चुअली गाइज द थिंग इज आपको पहले थोड़ा सा थ्योरी समझना होगा, देन ओनली आई कैन कम विद द एग्जाम्पल्स. या तो एज वी वर डिस्कसिंग द शील्डिंग का कॉन्सेप्ट, मतलब हाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस. तो फर्स्ट स्टेप वॉज डन, दैट फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मतलब सी इफ यू वांट टू कैलकुलेट द shielding constant is, what is the first step? The first step is कि आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा ऑफ द एलिमेंट्स. ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद में नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स को हमने शील्डिंग में कंसिडर करना है और कौन से इलेक्ट्रॉन्स को हमने शील्डिंग में कंसिडर नहीं करना है. सो फॉर दैट यू फोकस ऑन द डायग्राम विच आई हैव ड्रॉन ऑन द स्लाइड, and I'm sure that you guys are able to see this. Okay, so basically in this diagram what is happening is कि सबसे पहले whenever you are calculating the shielding constant, first thing which we do is कि we consider a reference electron or a test electron. First of all what we do is we consider a टेस्ट इलेक्ट्रॉन और रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, और हम उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो शील्डिंग है उसको कंसिडर करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं. बिकॉज वी नीड अ रेफरेंस, तो हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए या एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप के फोर्सेस उसके ऊपर काम कर रहे हैं एंड टू कैलकुलेट दोस. तो यहाँ पे एज यू कैन सी ये जो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है, दिस वी हैव कंसिडर्ड एज द टेस्ट इलेक्ट्रॉन और द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन. तो ये जो आपका ऑर्बिट है, पर्टिकुलर ऑर्बिट है, फॉर इंस्टेंस कि मैंने ये वाला ऑर्बिट चूज़ किया हुआ है, ठीक है, मैंने ये वाला ऑर्बिट चूज़ किया हुआ है, तो इसके जो राइट साइड में अगर कोई ऑर्बिट हो भी, फॉर इंस्टेंस इसके अगर राइट साइड में कोई ऑर्बिट हो भी, वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द शील्डिंग बिकॉज ऑफ दिस ऑर्बिट. तो हमारा एक्चुअली हमारा मेन इंटरेस्ट ऑफ ऑर्बिट कौन सा है, ये वाला, ये जो ब्लू वाला है ना, ये हमारा मेन इंटरेस्ट ऑफ ऑर्बिट है जिसके ऊपर हम शील्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं. तो इस ऑर्बिट के राइट साइड में कोई अगर शेल लाई भी करे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट भी हो, तब भी हम उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होने वाले शील्डिंग को कंसिडर नहीं करेंगे. नाउ व्हाई डू वी नॉट कंसिडर the shielding due to the electrons which is present in the right to our shell of interest? Why do we do that? The reason is कि basically shielding effect, if you have seen if you just remember a few minutes ago मैंने आपको shielding समझाया था. तो shielding में यार क्या होता है, shielding तो तभी कर पाएगा ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन शील्ड तभी कर पाएगा जब वो आपका न्यूक्लियस और जिस शेल पे आप शील्डिंग को कैलकुलेट कर रहे हो, इन दोनों के बीच में जब वो शेल आएगा तभी तो वो शील्ड कर पाएगा, राइट. दैट इज़ द रीज़न कि हम इसका जो हमने शेल कंसिडर किया हुआ है, इसके राइट साइड में आने वाला कोई भी शेल को हम कंसिडरेशन में नहीं लेने वाले हैं, ठीक है. सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया. उसके बाद हमने देख लिया कि हमने कौन से शेल में कैलकुलेट करना है, उसके राइट वाले शेल को हमने कंसिडर नहीं करना है. नाउ कम्स द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या है, मैंने आपको बताया कि हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं, राइट. अब जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन खुद, अब देखो कोई खुद को शील्ड थोड़ी करता है. अब ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन खुद को शील्ड नहीं करेगा, ऑब्वियसली इसको बाकी इलेक्ट्रॉन्स मिलके इसको रिपल्शन फोर्सेस या शील्डिंग फोर्सेस इसके ऊपर डालेंगे, राइट. तो हम इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते, मतलब इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को हमने कैलकुलेशन में नहीं लेना है, वी आर जस्ट यूजिंग इट एज अ रेफरेंस. तो हमने जो भी अदर इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करने हैं
जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हमने काउंट करना है, वी हैव टू डू दैट एक्सेप्ट द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग. आप जस्ट पहले ये चीज़ें समझ लो, उसके बाद आई विल वॉक यू थ्रू द डायग्राम बिकॉज द डायग्राम इज़ सुपर सिंपल. आप एक बार ये चीज़ें समझ लो, देन इसके बाद आपके लिए डायग्राम समझना बहुत ईजी हो जाएगा. राइट, तो ये चीज़ होगी. यस, सो नाउ जो दूसरे आपके NS और NP इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें इस ये जो आपका शेल ऑफ इंटरेस्ट है उसमें जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो देते हैं 0.35 का शील्डिंग. वो कंट्रीब्यूट करते हैं 0.35 ईच इन शील्डिंग. यस, नाउ दैट इज़ द रीज़न कि जैसे अगर मैं n इक्वल्स टू n ऑर्बिट कंसिडर कर रही हूँ, इसमें मैंने शील्डिंग निकालना है, तो इसमें रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के हमने क्या लिया है E-1. E मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पर्टिकुलर शेल. सो E-1 into 0.35 will be contributed by each electron in this shell. Okay? Clear? Next क्या आता है, जो इसका N-1 शेल है, मतलब जो हमने शेल कंसिडर किया है उससे एक शेल पहले n इक्वल्स टू N-1, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं E इंटू ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा ये वाला शेल 0.85, वो हमने लिख लिया है 0.85 इंटू E. नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा जो हमारा दूसरा मतलब तीसरा आ रहा है n इक्वल्स टू N-2, यानी कि n इक्वल्स टू N-1 वाला जौन सा शेल था उससे भी पहले जौन सा शेल आ रहा है N-2 वाला, वो कंट्रीब्यूट करेगा 1 ईच. उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस शेल में दे विल कंट्रीब्यूट 1 ईच इंटू जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस N-2 शेल में होंगे. तो ये चीज़ आ गई. उसके बाद में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी क्लियरली, कि n इक्वल टू 1s के लिए हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E ले लिए जितने हैं, इनटू हर एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा 0.3. नाउ द थिंग इज कि 1s इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं 0.3 ईच. बट द थिंग इज कि ये 1s इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 1s शेल वाले इलेक्ट्रॉन ही 0.3 देंगे, ये नहीं है. ये जो मैंने 1s के लिए लिखा है ना, ये एक्चुअली ये कैलकुलेशन हमने किया है, मतलब ये जो 1s वाला है ना, एक्चुअली इट मीन्स कि जो भी आपका सबसे इनर मोस्ट वाला शेल होगा ना, एक्चुअली यहाँ पे n इक्वल्स टू 1s, देखो 1s क्या होता है, सबसे इनर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. सबसे इनर मोस्ट शेल होता है 1s, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलिंग 1s से स्टार्ट होता है, तो 1s सबसे इनर मोस्ट होगा. तो बेसिकली हम यहाँ पे n इक्वल्स टू 1s लिख के ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी आपका सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट शेल होगा वो कितना शील्डिंग देगा, दैट इज़ 0.3 इंटू E. तो यहाँ पे ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 1s के लिए ऐसा होता है. इट इज़ एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर द मोस्ट इनर मोस्ट शेल किसी भी एटम में जो होगा उसके लिए ये एप्लीकेबल है. तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर है. ओके, नेक्स्ट. तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है अभी तक यहाँ तक क्लियर हो गई है. दिस इज़ फॉर NS एंड NP ऑर्बिटल्स. हमने अभी D और F की बात ही नहीं छेड़ी, बट नाउ वी आर गोइंग टू कम टू ND एंड NF ऑर्बिटल्स, यानी D और F ऑर्बिटल्स इन शॉर्ट. तो D और F ऑर्बिटल्स के लिए क्या होता है बेसिकली, अभी तक मैंने आपको जितना समझाया, इस डायग्राम में जितनी चीज़ें समझाई, वो चीज़ें A टू C तक सेम रहती हैं. A टू C तक मतलब यहाँ पे इन दोनों शेल्स का जो मैंने समझाया कि हम राइट वाले को नहीं लेते हैं, रेफरेंस वाले को कंसिडर नहीं करते, E-1 इंटू 0.35 करते हैं, ये वाली चीज़ सेम है D और F के लिए भी. बट अब ट्विस्ट कहाँ आता है, ट्विस्ट आता है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच आर लेफ्ट टू द ND एंड NF, मतलब अगर ये पर्टिकुलर शेल आपका आइदर D है या F है, तो इनके लिए इसके जो ये लेफ्ट वाला ये जो ब्लू शेल है आपका, इसके लेफ्ट वाले में जितने भी शेल्स आएंगे उनके लिए हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होगा. क्लियर है, मतलब ये जो ब्लू शेल है ना, इसके लेफ्ट में अब ये जितने भी शेल आपको दिख रहे हैं, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1 होगा. बस इतना चेंज है.
क्लियर? ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। यार डायग्राम में अगर आप देखो, वैसे टू बी ऑनेस्ट आपका DNF उतना कोई नहीं पूछता है। बेसिकली मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है NS और NP का याद रखना, तो आप इसको याद रखो, यू विल बी डन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आई वुड लाइक टू टेल यू कि अब यार डोंट गेट कन्फ्यूज ना, ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो। आप सिर्फ देखो कितने फिगर्स हैं, जस्ट 1 2 3 4, जस्ट दीज फिगर्स। जनरली आपको जो क्वेश्चन में भी देते हैं ना, वो बहुत सारे शेल्स वाले नहीं देते हैं आपको एकदम। यू विल नॉट गेट मैड इन कैलकुलेशंस, आई कैन अश्योर यू। दे विल गिव एटम्स जनरली विथ लोअर नंबर ऑफ शेल्स, ताकि आपके लिए कैलकुलेट करना आसान हो। मैक्स टू मैक्स 2-3 शेल दे देंगे बस, और वो तो मैंने आपको डायग्राम में ही दिखा दिया है। तो अब डायग्राम को समझ लो, देन इट विल बी एक्सट्रीमली सिंपल फॉर यू। आई विल ऑल्सो टेक सम एग्जाम्पल्स, डोंट वरी। यस, सो लेट्स कम टू द एग्जाम्पल्स। सो अभी तक हमने जितना भी सीखा है, लेट्स अप्लाई देम। ओके, तो आपको क्लियर भी होगा कि कैसे द थिंग्स आर वर्किंग। ओके, सो दिस इज बेसिकली द कैलकुलेशन ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट इन अ पीरियड। माइंड इट, मैंने इसको इन अ पीरियड लिया है, यानी इन द पीरियड आपके नंबर ऑफ जो शेल्स हैं दोज आर द सेम। ठीक है, देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो दीज आर इन द सेम पीरियड ओनली। तो मैं वही आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हमने जो भी पीरियड के ट्रेंड्स पढ़े हैं वो किस तरह से को रिलेट होते हैं विद द शील्डिंग कांस्टेंट। फॉर दैट आई हैव टेकन अप दिस। तो यहाँ पे जैसे फॉर इंस्टेंस मैं सबसे पहला एलिमेंट कंसिडर कर रही हूँ लिथियम। तो लिथियम के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, जब भी आपको क्वेश्चन मिले सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, हमको तो आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का क्या होगा, 1s2 2s1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 3 है। नाउ अब आप ना जब भी आपको क्वेश्चन मिले आप ड्रॉ कर लो, बहुत आसान हो जाता है विजुलाइज करना। तो ये है लिथियम का न्यूक्लियस, ये इसके बाहर ये 1s और ये 2s, ये 2s मैं लिख रही हूँ, और ये 1s, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, 1 है, 1s में 2 है। ठीक है, तो हमारा शेल ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होगा, मतलब हमने हर एक शेल को एक एक करके कंसिडर करना है। तो सबसे पहले एक एक करके हम अगर शेल को कंसिडर करें, अगर मैं सबसे पहले ये ब्लू वाला शेल कंसिडर करूँ तो इसके लिए शील्डिंग कितना आएगा, ये आपका ब्लू वाला जो है इसमें आपका रेफरेंस इलेक्ट्रॉन लाया करता है, क्योंकि आउटर मोस्ट है तो इसमें हम ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, दिस इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। तो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के हम करते हैं, हम क्या करते हैं 0.35 इंटू E-1। तो इस केस में E क्या है 1 है, आई मीन E-1, मतलब इस रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के क्या और कोई इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल नहीं है। सो द आंसर वुड बी E और कोई है ही नहीं। E क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, यू नो। ओह या यहाँ पे मैं वही बता रही हूँ आपको, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के और कुछ तो है ही नहीं है, तो एक्चुअली इवेंचुअली 0 ही होगा। तो E यहाँ पे क्या है, E इज़ 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 - 1 इज 0। तो शील्डिंग बिकॉज ऑफ दिस शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन है 0। अब हम नेक्स्ट ये वाला शेल कंसिडर करते हैं, आई चेंज द कलर, वेट। अब हम नेक्स्ट इस शेल को कंसिडर करते हैं। अब जब हम इस शेल को कंसिडर करें, इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनटू ये n-1 शेल है। अब हमें याद है कि n-1 शेल कितना कंट्रीब्यूट करता है, 0.85। तो इस शेल ने ये कंट्रीब्यूट किया, तो दोनों को ऐड कर दो। देखो दिस इज द कैलकुलेशन विच वी हैव डन, विच इज़ 1.7। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेशन किया है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है, आई जस्ट होप इट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान से नोट की हो, तो थिंग इज अब 1s के लिए मैंने
1s जो शेल है ना इसका लिथियम का, उसको मैंने n-1h शेल कंसिडर किया है, और हमें पता है n-1h शेल का 0.85 होता है, तभी मैंने इसका 0.85 लिया है। बट अब आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम आपने तो यहाँ n=1s का 0.3 बताया था। वो मैंने जो n=1s बोला था, दिस इज़ एक्चुअली कि जब आपका कोई एलिमेंट बहुत बड़ा होता है ना, उसके बीच में बहुत सारे शेल्स आ जाते हैं, तो उसके केस में जैसे फॉर इंस्टेंस आयोडीन या सीजियम जो ग्रुप के सबसे लोअर मोस्ट एलिमेंट्स होते हैं, उनके बहुत सारे शेल्स आ जाते हैं। तो ऐसे में जो किसी भी एलिमेंट के, आप खुद ही सोचो ना, अगर आपके 5-6 शेल्स आ गए बीच में, तो उस केस में 1s तो सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट शेल होगा, है ना। जो सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट शेल होगा उसके लिए हम इसको 0.3 इंटू ई लेते हैं। दिस इज एप्लीकेबल फॉर दी मोस्ट इनर मोस्ट शेल। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये देखो, इन केस ऑफ मैनी शेल्स इन बिटवीन आउटर एंड इनर मोस्ट शेल, तब हम 1s का 0.3 लेते हैं। अदरवाइज जब 2-3 शेल्स हैं, जो जनरली आपके केस में मोस्टली ऐसा ही होगा कि 2-3 शेल वाला केस देंगे, तो 2-3 शेल के केस में 1s को हम इनर मोस्ट नहीं कंसिडर करते। उस केस में हम 1s को n-1th शेल कंसिडर करते हैं। जैसे लिथियम के केस में 2 ही तो शेल है, तो 1s को हम n-1th शेल कंसिडर करेंगे। क्लियर है। यहाँ पे हर एक के लिए हमने वैसा ही किया, आप खुद ही देख लो। ये फर्स्ट पीरियड है ना, इनके नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, तो हमने हर केस में 0.85 लिया है। 1s को हमने n-1th शेल कंसिडर करके हर एक को 0.85 लिया है। तो मैंने आपको लिथियम का केस क्लियर करवा दिया है। द सेम वे एवरी अदर केस विल फॉलो। तो दिस इज़ फॉर यू गाइज। आप इसको प्रैक्टिस करना खुद अपने एंड पे, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट इन द कॉमेंट्स बिलो, और यू कैन ऑल्सो ईमेल मी। I'll take up your doubts in the next lecture. आप खुद इसको एक बार करना, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया है, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस। फिर भी यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड प्रैक्टिस। ओके, अच्छा, तो पहले मैंने आपको जो दिखाया दिस वॉज फॉर अ पीरियड। अब अगर हम बात करते हैं फॉर अ ग्रुप, फॉर एनी ग्रुप, फॉर इंस्टेंस हमने एल्कली मेटल वाला ग्रुप लिया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जहाँ पे आपका n वेरी कर रहा है, यहाँ पे n वेरी कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो आपका वेरी कर रहा है। तो अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द NH शेल आर 0। इसमें अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द NH शेल आर 0 क्यों है, हम आपको समझा देते हैं। क्योंकि ये एल्कली मेटल्स हैं, तो एल्कली मेटल्स का जो ग्रुप नंबर होता है वो 1 होता है, राइट। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 होता है। तो अगर उसका आउटर मोस्ट शेल, यानी कि जो हमारा रेफरेंस शेल होता है, ये मान लो इसका आउटर मोस्ट शेल है और इसमें हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो एक ही है ना खाली। अगर ये एक है तो हम इसको रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के और तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। इस केस में इसका जो हम 0.35 इंटू E-1 करते हैं ना, उस केस में इलेक्ट्रॉन तो 1 है, तो ये 1 हो गया, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होगा। तो वही है कि इस केस में जो आपका एक्चुअली NH शेल है ना, ये तो आपका NH शेल है, तो इसमें आपका NH शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन 0 हो जाता है। दिस इज फॉर एल्कली मेटल्स। क्लियर, मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या जो आपका आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर दोज एलिमेंट्स। वही यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया हुआ है आपको। यार लिथियम का मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया, हम एक पोटेशियम का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर आप पोटेशियम का एग्जाम्पल लेते हो तो आप ध्यान से देखो, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका 1s है, ये आपका 2s है, ये 2p, वेट नहीं, मतलब मेरा वो मतलब नहीं था, एक सेकेंड, ये 1s मतलब फर्स्ट शेल है, 1 है, 2s 2 के लिए ये है। अब 2s में आपके 2s ये 2 वाला ही है, तो ये आपका n=1 है, ये n=2 है। 3 वाला भी ले लेते हैं, ये आपका n=3 है। तो पोटेशियम की किस में यहाँ पे एक्चुअली s दिखाया नहीं है, S1 है, ठीक है। तो
इस केस में ऑब्वियसली जो आपका n=3 है, जो कि हमारा शेल ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब क्या कहते हैं, रेफरेंस शेल है, जो आपका आउटर मोस्ट शेल है, या आपका आउटर मोस्ट शेल है, इसमें ऑब्वियसली इसका कंट्रीब्यूशन मैंने आपको भी दिखाया, इसका कंट्रीब्यूशन है 0, तो हमने उसको लिखा ही नहीं है, 0.35 इसलिए आया ही नहीं है क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन है 0। अब हम लेते हैं n=2। तो इस केस में यार n=2 क्या होगा, यस n=2 यहाँ पे क्या होगा, आपका n-1h शेल, और हमें याद है n-1h शेल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1h शेल। n-1h शेल आपका कौन सा है, देखो 2s एंड 2p दोनों को जोड़ के कितना होगा 8, तो 8 इंटू 0.85। इसके केस में हमने क्या किया है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इंटू 0.85 होता है इसका कंट्रीब्यूशन, बस उसको लिख दिया। उसके बाद n=1 आएगा। अच्छा, अब क्या आएगा, n=1 आएगा, विच इज n-2h शेल। यहाँ पे n अगेन केयरफुली इसको लिसन करो, अगेन यहाँ पे n=1s आ रहा है। यहाँ पे अगेन मैंने 1s को इनर मोस्ट शेल नहीं कंसिडर किया, क्योंकि द थिंग इज, मैं आपको एक और बार समझा देती हूँ अगर आपको क्लियर नहीं है। यहाँ पे मैंने n=n कंसिडर किया, एक NH शेल होगा, उसके बाद एक n-1h शेल होगा, उसके बाद एक n-2h शेल होगा। ऐसे कर करके इवेंचुअली जब आप सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट शेल पे पहुँच जाते हो, उसके लिए हम 0.3 लेते हैं। अदरवाइज यहाँ पे तो n-2h शेल हो ही रहा है, तो हम इसको इनर मोस्ट शेल नहीं मानेंगे, इसके लिए हम इसको 0.3 नहीं लेंगे, इंस्टेड विल टेक इट टू बी 1, क्योंकि 1 किसका कंट्रीब्यूशन था, n-2h शेल का। देखो तो हमने वही चीज़ लिया है, यस। तो n-2 के लिए हमने क्या किया, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। एक सेकेंड, सो यस, या हमने अभी तक लिथियम का केस हमने देखा है। अभी ये लिथियम के केस में किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो लिथियम वॉज इन द सेकेंड पीरियड, राइट। तो सेकेंड पीरियड में 2 शेल्स थे, तो वो थोड़ा सा रिलेटिवली आसान था, ठीक है। वैसे मेरे समझाने के बाद आई गेस सब कुछ आसान हो जाना चाहिए, दिस मच आई कैन अश्योर। एनीवे, तो नेक्स्ट हम आते हैं सोडियम एंड देन पोटेशियम। आप सोडियम वाला केस खुद करके देख सकते हो। आई विल एक्सप्लेन यू द केस ऑफ पोटेशियम, क्योंकि यहाँ पे जब शेल्स थोड़ा बढ़ जाता है, हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत है, तो आई विल सिंप्लीफाई इट फॉर यू गाइस। तो यहाँ पे पोटेशियम के केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमेशा होता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, जहाँ पे आपके पास में कितने शेल आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 शेल आ रहे हैं जी। तो जो इसका 4th शेल है, यानी जो इसका आउटर मोस्ट शेल है, उसको मैंने कलर किया है विद ब्लू। यानी जो ब्लू कलर वाला जौन सा शेल है, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ पोटेशियम, एंड इसमें जो इलेक्ट्रॉन, इसी में से हम एक इलेक्ट्रॉन को चूज करेंगे एज आवर टेस्ट इलेक्ट्रॉन, राइट, यस। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था, तो इसमें द 1 इलेक्ट्रॉन वी आर चूजिंग इट एज अ टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब टेस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, 0, और कोई इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल जो है 4s1, उसमें देयर इज जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। और जैसे मैंने आपको पहले समझाया भी है कि फिर आउटर मोस्ट शेल ऑफ एल्कली मेटल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें है, वहाँ पे इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0.35 इंटू इसमें देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन, सो द होल कॉन्ट्रीब्यूशन वुड बी 0। तो यानी कि जो इसका आउटर मोस्ट शेल होगा, NH शेल होगा, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 0। नेक्स्ट आते हैं n-1h शेल पे। तो n-1h शेल कौन सा है, 3s2 3p6। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n-1h शेल का है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि n-1h शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, n-1h शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 0.85। तो हमने उसको 0.85 लिख लिया, तो 8 इंटू 0.85,
ये यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या होता है, अब हम n-2h शेल पे आएंगे। n-2h शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर है वो बात। और n-2h शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है। देखो यहाँ 1 होता है। सी द थिंग इज कि आपको ये वैल्यूज़ हल्की सी याद रखनी पड़ेंगी। यू हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज़। वैसे बहुत ज़्यादा भी एफर्ट नहीं लगेगा, मतलब 2-4 बार करोगे ना कुछ एग्जांपल्स तो आपको खुद से लर्न हो जाएगा। क्योंकि अगेन मैंने बोला है बहुत सारे शेल्स नहीं देते पेपर में, देयर जस्ट अ फ्यू शेल्स विच आर गिवन। तो इट्स नॉट जस्ट अ बिग डील, 2-3 बार करोगे आपको हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो n-2h शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1। ओके, हमने देख लिया। तो यहाँ पे इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 1, यानी 8 × 1 होना चाहिए। यस, बट अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 10 × 1। बट 10 आया कहाँ से, हमने तो 8 देखा भाई, बाकी 2 कहाँ से आया? तो बाकी 2 आए हैं आपके n-3 शेल से। n-3 शेल कौन सा, ये जो 1s2 इलेक्ट्रॉन जिसमें है ना, ये आपका n-3 शेल है, राइट। इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब द क्वेश्चन शुड अराइज इन योर माइंड कि हमने 1s2 का जो इलेक्ट्रॉन था, जो n-3 शेल में जो इलेक्ट्रॉन था, उसको अचानक से n-2h शेल के साथ में एक साथ क्यों लेके हमने किया है। यू नो वाई वी हैव एडेड 8 + 2 and 10 करके into 1, ऐसा क्यों किया? द थिंग इज, मैंने शायद आपको जब मैं आपको रूल्स दिखा रही थी तब आई गेस मैंने आपको एक चीज़ शायद से नहीं बताई थी, तो आई टेक यू टू दैट पॉइंट। यस, सो दिस पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन्स इन द n-2h शेल or lower contribute 1 each. Again I'm repeating, please listen to it very carefully. The electrons in the n-2h shell or lower contribute 1 each. यानी the electrons जो n-2h shell या उससे lower, जैसे n-3, n-4 ऐसे shells में जो होंगे उन सब का contribution क्या हो जाएगा, 1। तो यस, हमने क्या कर लिया, 8 के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूशन 1 है क्योंकि n-2 में है, और इससे लोअर कौन सा है, n-3, तो उसके केस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1। सो दैट्स व्हाई वी हैव एडेड बोथ ऑफ देम एंड 10 × 1, राइट। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो सो दैट आई कैन नो दैट आप लोगों को समझ में आ रहा है। यस, सी इफ देयर आर एनी डाउट्स यू फील फ्री टू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो, और you can also email me. मैंने email ID दे दिया है मेल में, in the description box. I regularly check my mails, so don't worry, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आंसर होगा। इससे पहले भी काफ़ी बच्चों ने पूछा था, मैंने उनके सबके आंसर्स दिए। Those who are watching they know कि उनके questions I have taken up. So yeah, next is n-4 शेल। यार n-4 शेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बचा, सो अगेन 0। तो ये सब करके हमारे पास में शील्डिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू है s, वो आ गया अकॉर्डिंग टू द स्लेटर्स रूल। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है दैट वी हैव डन, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, वी हैव लर्नड कि हाउ टू फाइंड द शील्डिंग कांस्टेंट यूजिंग द स्लेटर्स रूल। हमने ये कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, द कैलकुलेशन ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट बाय स्लेटर्स रूल। प्लस मैंने आपको एक और चीज़ क्या समझाई, मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट पढ़ाया कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट के बारे में भी हमने डिस्कस किया, क्यों, कैसे, कहाँ, किस तरह से होता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें अभी तक पूरी तरह से क्लियर है। थैंक यू ऑल फॉर योर अटेंशन, एंड वन मोर थिंग, इन द अपकमिंग lecture number 4 which I am going to post very soon, but first of all I want कि you guys watch this lecture, and if you guys have any doubt please post it in the comment box and you can even email me so that कि मैं उन questions को अपने next lecture 4 में address कर लूँ। तो जब तक मुझे questions नहीं आते हैं आप लोगों के, मैं post नहीं करने वाली, so you have to watch this till the end and ask your questions ASAP. Okay, so little teaser before the next lecture is हम next lecture में start करने जा रहे हैं inert pair effect के साथ, and
yes, it's going to be really very fun, so please stay tuned. Yes, actually many of you had asked कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं what are the references for that और उसके notes कहाँ मिलेंगे. So for that I am clarifying it today itself कि you can find all the references and all the notes जो भी हमने अभी तक पढ़ाया, मैंने या मेरे डैड समीर मायरा ने, उन्होंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है या आगे भी पढ़ाने वाले हैं, all the notes, all the references we are taking from our book जो हम दोनों ने खुद compile किया है. It has been a really fun experience compiling this book for you guys, and the book name is The Ultimate Guide to Inorganic Chemistry by IITians, and it's compiled by both of us, Mr. Sameer Maira and me, Sampriti Maira. Basically, let me tell you, ये book किसके लिए है. The book is for all the students who are in currently class 11th, whether they're studying in CBSE or ICSE, or whether they're preparing for JEE Mains, JEE Advanced, KVPY, NEET, and any other competitive exams. Why? Because this book is absolutely suited for everyone, क्योंकि हमने इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डेप्थ में कवर किया है. Yet, let me tell you, it is not like any other book, because I can tell it with whole confidence कि ऐसी बुक आपको मार्केट में नहीं अवेलेबल होगी. Now, why can I say this with full confidence? That is because अभी आप केमिस्ट्री की कोई भी बुक उठाओगे मार्केट से, the thing is you'll open up a chapter, आपको एक टॉपिक पढ़ना है, then you have to read a long story, आपको एक बड़ी सारी स्टोरी पढ़नी होगी, उसमें से आपको अपनी काम की लाइंस अंडरलाइन करनी होंगी, देन आपको उसमें रीज़न ढूंढना होगा, अच्छा ये इफेक्ट है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सेप्शन इसका कहाँ पे लिखा है. बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है, एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो. बिकॉज सी एज अ JEE एस्पिरेंट मुझे भी पता है, जब तक ये बुक अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, जितनी बुक्स अवेलेबल है, द थिंग इज़ आपको एक टॉपिक के लिए यू हैव टू रेफर मल्टीपल बुक्स, विच इज़ रियली टाइम कंज्यूमिंग, एंड एक सब्जेक्ट के लिए इतना एफर्ट जस्ट वर्थ इट नहीं होता है. सो दैट्स वाई बीइंग अ JEE एस्पिरेंट माई सेल्फ, आई नो वट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी पीपल हैव टू फेस, टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो उन सब चीज़ों को हमने दिमाग में रख के वी हैव कंपाइल्ड दिस बुक, एंड द थिंग इज़ why do I recommend you to buy this book? The thing is, it is written by the people who have been there. I have been a JEE aspirant myself, and I know what is actually needed by the aspirants. It's concise, to the point, easy to understand with lots of examples. Everything which we have explained, even in my lectures or in my father's lectures, we always include examples, and we have been always concise. Okay? Second is it's multicolored, and the important concepts, reasons, exceptions, and the data in the tables, everything is colorful and it's highlighted too. So you don't need to sit and underline each and every line. No, in that way we are saving your time by already highlighting and underlining the things which you need. And also this book serves as a textbook plus problem solving, जो normally नहीं होता, because we have to refer a book for reference, and एक दूसरा हमें मॉड्यूल करना होता है for questions. Not at all required, because इसमें आपका theory भी है plus questions भी है, right? And that's why I would recommend it highly for you guys, and please buy it ASAP. I would request you all. The link for the website could be found in the description box below, and in the website, also in the description, I have given the Amazon and Flipkart links जहाँ पे book available है. आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी लिंक्स अवेलेबल है. ऑल्सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू प्रिव्यू द बुक बिफोर बाइंग, उसका भी ऑप्शन है. सो व्हेन यू ओपन द वेबसाइट, आपको यहाँ पे जो PDF लिखा है ना, वहाँ पे आप क्लिक करना, एंड दिस विल ओपन अप इन अ न्यू विंडो, और आपको एक PDF मिलेगा, सैम्पल PDF. सो देयर यू कैन अंडरस्टैंड जो चीज़ें मैंने अभी तक बोली, वाई दे आर हेल्पफुल फॉर यू गाइज. सो यू कैन सी हाउ मल्टी कलर्ड, एंड ये जो नोट्स वगैरह है, ऑल एक्सेप्शंस, एवरीथिंग हैव बीन कलर्ड. You can see the things yourself. How concise it is. ये चीज़ें normally एक बड़ी story में लिखी होती हैं, and it's just very time consuming. I've been there, I have read such things. मुझे पता है. See for yourself. देखो यहाँ पे reason किस तरह से दिया हुआ है. We have not written a story. Everything is really concise. Yeah. So that's all for today. Thank you all for your time and attention.
Any questions, please comment in the comment box or you can email your doubts. Thank you.